गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 8 का हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। सेकंड लेसन हमारा है लाख की चूड़ियाँ। इस कहानी के लेखक है कामता नाथ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे के मन मोह लेती। लेखक को अपने मामा के गांव जाने की बहुत बड़ी चाह रहती थी, क्योंकि उन्हें वहाँ बदलू था। बदलू उन्हें रंग बिरंगी गुलियाँ बना के देता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कह करता था। मामा के गांव के होते हैं तो हम सभी को क्या बुलाते हैं, वही गांव के जो लोग होते हैं उन्हें मामा मामा। तो लेखक भी वही कहते हैं, मेरे मामा के गांव का ये बदलू था, मेरा मामा होता है, पर वहाँ के जो बच्चे थे उन्हें काका कहते थे, इसलिए मैं मामा न कहकर बदलू काका कहकर बुलाता था। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उससे कहा करते थे, बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, उसका घर ऊंचे पर बना था। सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुरानी नीम का वृक्ष लगा था। उसके घर के सामने एक पुराने नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। अब यहाँ पे उसके घर का वर्णन दिया गया है। बदलू के घर के सामने नीम का पेड़ था। उसी की बगल में बनी भट्टी पर बदलू लाख पिघलाया करता था। लाख को बेनुमा मुगेरिया पर चढ़ाकर वह उन्हें चूड़ियों का आकार देता था तथा बाद में उन पर पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेनुमान मुंगेरियाँ रखी रहती थी, जो आगे वे कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन मुंगेरियों पर चढ़कर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक पूरे हाथ का चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। अब वो चूड़ियाँ कैसे बनाता था, उसके ऊपर लाख लगाता था, आकार देता था, चिकना बनाता था और फिर पूरी जोड़ी हाथ की वो तैयार कर देता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। वो मचिए के ऊपर बैठकर ये काम किया करता था। बगल में ही उसका हुक्का रहता था। वो हुक्का पीने का शौकीन था, जिसे वह बीच बीच में पीता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था। लेखक उसके मामा के घर जाते थे तो दोपहर का समय वो बदलू के साथ ही बिताते थे। वह मुझे लल्ला कहा करते थे। लेखक को वो प्यार से लल्ला कहकर बुलाते थे। मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक
मछिया मंगवा देते थे। लेखक के बैठने के लिए एक मंचिया भी तुरंत वो मंगवा देते थे। घंटों बैठ बैठ उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता था। लेखक वहाँ घंटों तक बैठते थे और वो कैसे चूड़ियाँ बनाता है वो देखते थे। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़ चूड़ियाँ बनाता था। वो दिन के 4-6 जोड़ी चूड़ियाँ बना देता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वो बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। वो बेलन के ऊपर लगा था उसकी गोलाई देने के लिए, पर वो जाने उसे लगता था कोई नई नवेली दुल्हन का हाथ हो, वैसे वो देखते थे। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक यानी पितृक, वर्षों से चली आ रही परंपरा से उसका पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ गांव में बहुत डिमांड थी उसकी। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों के पैसों से बेचता न था। ये बदलू था, वो कभी पैसों से चूड़ियाँ नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय की तरीका था। वस्तु विनिमय यानी कि वस्तु के बदले देने का, वो किसी चीज के बदले किसी चीज का लेना, वस्तु विनिमय के तरीके से। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। उसका स्वभाव ऐसा था, वो कभी किसी से झगड़ता नहीं था। शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। जब शादी होती थी किसी के घर में और वही घर वाले जब चूड़ियाँ लेने आते थे तो सारी हसरत वो निकाल देता था। वो अपनी मर्जी से मांगता था। सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने के लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली के सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये सौ मिलते अलग से। अब वे जिसके घर में शादी होती थी वो वहाँ से वो क्या मांगता था? अपनी पत्नी के लिए वस्त्र मांगते थे, अनाज मांगता था, इसके लिए पगड़ी मिलती थी और पैसे भी मांगने थे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चीड़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। उसे कांच की चूड़ियों से नफरत थी। कभी किसी औरत के हाथ में वो कांच की चूड़ियाँ देख लेता तो मन ही मन उसे सुना देता और कभी कभी तो उसके वो स्त्री के मुंह के ऊपर भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में, क्योंकि वो गांव में रहता था। शहर का जीवन कैसा है वो भी लेखक से पूछता था। लेखक के घर के बारे में भी पूछता था। लेखक की पढ़ाई के बारे में भी बदलू पूछा करता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द के हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयों नाजुक तो होती है। वो कहता है कि वहाँ के औरतें कैसी होती है?
अपने मर्दों के हाथ में हाथ डालकर चलती है। यहाँ ऐसा नहीं होता है। और वहाँ जो शहर की औरतें होती है उनकी कलाई कैसी होती है, नाजुक तो होती है ना। ऐसे कहती है कि वो कोई काम नहीं करती है, खेती का मजदूरी वाला, इसलिए उनकी ना कलाई कैसी होती है, नाजुक होती है, इसलिए कांच की चूड़िया वो चलती है। लाख की चूड़िया पहनने तो मोच ना आ जाए, वो कहती है हमारी तो लाख की चूड़िया होती है, जो वो पहने तो उनकी कलाई में मोच ना पड़ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो मैं तो रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा जाता। अब जब उसकी गाय देती, उसके पास गाय भी थी, जो गाय दूध देती तो बदलू क्या करता, उसकी मलाई लेखक के लिए निकाल देते थे। और आम का सीजन हो तो उसके लिए आम भी रखते थे। उसके यहाँ से 2-4 आम खा जाता। परंतु इन सब बातों से अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था, यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। ये सब मेरे खाने के लिए कि वो प्रबंध तो करता था, पर इससे अतिरिक्त मुझे बदलू अच्छा क्यों लगता था कि मेरे लिए वो क्या बनाता था, गोलियां बना के रखता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। अब लेखक कहते हैं कि मैं हर छुट्टियों में अपने मामा के घर जाता था, वहाँ जाकर बदलू से मिलता था, 1 महीने तक अपने मामा के घर रहता था, स्कूल खुलती है तब मैं वापस आता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, क्योंकि लेखक उसके बाद उनको जाना नहीं हुआ होगा। तभी मेरे पिताजी की एक दूर के शहर में बदली हो गई। लेखक के पिताजी की बदली हो जाती है और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव के शहर में बदली हो गई और लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव जा न सका। लेखक बहुत साल हो गए पर अपने मामा के घर नहीं जा सके। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि जब लेखक अपने मामा के गांव पहुंचे तब 8-10 वर्षों के बाद वहां पहुंचे, वो इतने बड़े हो गए थे कि लाख की गोलियां में मेरी रुचि नहीं रही थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। लेखक बहुत दिनों तक रहे पर बदलू उन्हें याद नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। लेखक अब अपने मामा के घर शादी के माहौल में गए थे। तब उन्होंने स्त्रियों के हाथ में लाख की चूड़ियां की वजह उन्हें कांच की चूड़ियां पहनने को मिली। एक के हाथ में उन्होंने लाख की चूड़ियां देखी तो तुरंत उन्हें बदलू की याद आई। बात याद आ गई, बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उनमें से खून बहे उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उससे मरहम पट्टी करवाने लेकर जाना था। अब लेखक के मामा की लड़की आंगन में खेल रही थी। तब वो लड़की ने कांच की चूड़ियां पहनी थी। वो चूड़िया का कांच था, वो लेखक की बहन को लगता है, उनमें से खून निकलने लगता है।
मामा जी घर पे नहीं है, लेखक को मरहम पट्टी करवाने के लिए लेकर जाना है। तभी बदलू का उन्हें ख्याल आया और मैंने सोचा कि उससे मिलकर आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उससे घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। वहां पर एक नीम के झाड़ के नीचे खटिया में बदलू लेटे थे। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाया जाता था। मैंने अपनी पहचान दी। अब लेखक ने उनका परिचय दिया। वो कहते हैं कि मैं जनार्दन हूँ, मैं आपके पास से गोलियां लेकर जाता था, आपने मुझे पहचाना। बदलू फिर भी चुपचाप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। अतीत पत यानी कि पहले की याददाश्त वो ताजी कर रहा हो। अतीत को पहचानता है कि ये कौन है जनार्दन। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन के बाद गाँव आए। तुरंत उन्होंने लल्ला को पहचान लिया और बोले, तुम तो बहुत दिनों के बाद आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। मैंने चारपाई पर बैठा और जवाब दिया कि चाचा, अभी यहाँ आने का होता नहीं है। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर इधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मच्छियाँ ही नजर आई, न ही भट्टी। अब जिसके ऊपर बदलू बैठता था वो भी नजर नहीं आया लेखक को, न ही उसकी भट्टी आई जिसमें वो चूड़िया बना के भट्टी में सेकते थे। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़िया कोई पहने तब तो। गांव में कौन कांच का प्रचार हो गया है। अब कहता है मेरी बनाई हुई चूड़िया कोई पहनता नहीं है, इसलिए मैंने काम बंद कर दिया है कई सालों से। तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया। अब सब लोग स्त्रियां कांच का चूड़िया पहनने लगे हैं। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना, क्योंकि कांच की चूड़िया मशीन में बनती है। न यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वे लाख में कहाँ संभव है। वो कहते हैं कि जो कांच की चूड़ियों में सुंदरता होती है वो लाख की चूड़ियों में कहाँ आपको देखने को मिलती है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। लेखक ने कहा, कांच बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उनकी बहन को अभी ही लगा था कलाई में, इसलिए लेखक कहता है कांच बहुत खतरनाक होता है, वो जल्दी टूट जाता है। तभी बोलता है कि वो नाजुक तो फिर होता है लल्ला, क्योंकि उस नाजुक है इसीलिए तो वो टूट जाता है। कहते कहते बदलू को खांसी आ गई। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर डल चुका था। मुझे लगा उसे अस्थमा है, इसलिए उसका शरीर ढल चुका होगा उम्र के साथ साथ। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है, मुझे जरा सी खांसी है, मुझे दमा नहीं हुआ है। यही महीने 2 महीने से आ रही, मुझे ये 1-2 महीने से ही आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। 10-15 दिन के बाद मेरी ये खांसी ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा।
मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि बदलू चुपचाप बैठा रहा। लेखक भी उसके साथ बैठे रहे। उन्हें लगा कि मशीन युग आने से कितने सारे मजदूरों के हाथ काट लिए गए, हस्त उद्योग नष्ट हो गया। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहर कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुख्तिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुम्हें। लेखक कहते हैं, मैं तुझे हर साल आम खिलाता हूँ। तू आता था जब छोटा था, तब मैं तुझे आम खिलाता था, इसलिए मैं तुझे आम खिलाऊंगा। ऐसे कैसे होगा कि मैं तुझे आम नहीं दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। लेखक को बचपन के दिन याद आ गए, क्योंकि वो उनके लिए गाय की मलाई निकाल कर रखते थे। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। इन्होंने पहले आम के बारे में पूछा, फिर गाय के बारे में पूछा कि काका गाय अच्छी है ना? गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? क्योंकि उनके पास अब काम नहीं था, तो पैसे भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने गाय बेच दी। वो कहते हैं कि मैं कैसे खिलाता उसे, खाने के लिए तो कुछ चाहिए ना। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। ढेर सारे आम लेकर उनकी रज्जो नाम की बेटी है, वो लेकर आती है। लेखक कहते हैं कि मैं इतने सारे नहीं खा पाऊंगा काका। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बरखत में खा जाता था। लेखक कहते हैं कि तू शहरी है इसलिए कम खाता होगा, अब तू शहर में रहने लगा है, इसलिए तेरी उम्र का जब मैं था तो बहुत सारे आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। मैंने कहा कि आप लोगों की तो बात और है, आप खा पाते होंगे, पर मैं नहीं खा पाता हूँ। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे है, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। इन्होंने सिंदूरी कलर के आम देते हैं और कहते हैं कि ये इसी साल पेड़ तैयार हुआ है, पहली बार आए हैं आम, तो मैं तुझे दे रहा हूँ। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। लेखक की नज़र तुरंत रज्जो के कलाई पे पड़ती है। उसके हाथ में लाख की चूड़ियां पहनी है। वो कहती है कि सुंदर सुंदर हाथों पे ये चूड़ियां कितनी अच्छी लगती है, फफ्ती यानी कि सुंदर दिखती है। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। ये कहता है ये मैंने लास्ट जोड़ा तैयार किया था शादी में, जमींदार की बेटी की शादी थी तब। 10 आने पैसे मुझको दे रहा था। ये मुझे कह रहे थे कि 10 आने में तू मुझे दे दे। मैंने जोड़ी नहीं दिया, कहा शहर से ले आना। उसने कहा 10 आने में मैंने उसे बेची नहीं, और कहा कि तुम्हें जो इतने 10 आने में चाहिए तो आप शहर से लेकर आना। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हारकर भी हार नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने इतने कम पैसों में भी जमींदार को ये
चूड़ी बेची नहीं, इसलिए उन्होंने हार नहीं मानी है। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। उसका स्वभाव ऐसा था, कांच के जैसा न था कि वो गिरते ही कांच जैसे टूट जाता है। तो उनका धंधा रोजगार टूट गया था। फिर भी उन्होंने सामने से क्या कहा कि मैं 10 आने में नहीं बेचूंगा ये चूड़ियाँ, जो आपको ऐसे 10 आने में चाहिए तो आप ये चूड़ियाँ आप शहर से ला सकते हो। तो लेखक उसे दृष्टांत दे, कांच के जैसा उनका स्वभाव न था जो आसानी से टूट जाए।